नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी में एक बार फिर से। तो हमारा जो इकाई नंबर 2 चल रही है उसमें हमने मौर्य काल हम पढ़ चुके हैं। अब हम गुप्त काल हमने शुरू कर चुके हैं। हम चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। प्रशासन कैसा था, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी, सैनिकों की स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, सभी बातें हम इसमें करेंगे। और साथ में हम चित्रकला पर भी जानकारी डालेंगे, गुप्तकालीन चित्रकला पर भी। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्कंदगुप्त के बाद वाले शासकों की, यानी गुप्त काल के परवर्ती शासक। परवर्ती शासकों में सबसे पहले अपन बात करते हैं पुरुगुप्त की। पुरुगुप्त कौन था? पुरुगुप्त, अगर क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला सर्वप्रथम शासक कौन था, तो हमारा आंसर होगा पुरुगुप्त। पुरुगुप्त ने जो है वो बौद्ध धर्म को जो है वो अपना लिया था, बौद्ध धर्म को उसने एक्सेप्ट कर लिया था। तो पुरुगुप्त के बारे में ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आता है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त वो शासक था जिसने नालंदा को बहुत ज़्यादा दान दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी, उसको सर्वाधिक दान जो है वो बुद्धगुप्त ने दिया था। और इसी के समय में हुणों का जो आक्रमण है वो और ज़्यादा तीव्र हो चुका था, या फिर अपन कह सकते हैं कि गुप्तकाल का पतन प्रारंभ होना शुरू हो चुका था। उसके बाद में बात करते हैं नरसिंह गुप्त, इसका एक और नाम है बालादित्य। इसने मिहिर कुल को पराजित किया था, मिहिर कुल को इसने पराजित किया था। उसके बाद में हम बात करते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त के समय की सबसे इम्पोर्टेंट बात है एरण अभिलेख, जिसमें हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से अभिलेख में मिलता है, तो इसका आंसर होगा एरण अभिलेख, जो कि किसके समय का है, जो कि है भानुगुप्त, एरण भानुगुप्त के समय का। उसके बाद में अंतिम शासक की बात करते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त काल का अंतिम शासक था जिसने चंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और विष्णुगुप्त के बाद ही जो है वो गुप्त काल का अंत हो जाता है। लगभग 550 ईस्वी के आसपास जो है वो गुप्त काल समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो गौरवशाली जो गुप्त काल था उसकी समाप्ति यहाँ पर होती है। अब अपन बात करते हैं गुप्त काल का प्रशासन। गुप्त काल में प्रशासन किस प्रकार का था, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे प्रशासन। देखिए, गुप्त काल में जो प्रांत था उसको देश, अवंती या भुक्ति के नाम से कहा जाता था। प्रांतों को ये कहा जाता था। और इसके जो मतलब कि इस पर जो कंट्रोल करने वाला होता था उसको उपरिक, गोप्ता या प्रांतपति भी कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पद जो है वो केवल और केवल राजकुमारों या फिर राज्य के विशिष्ट लोगों को ही प्रदान किया जाता था। उच्च अधिकारियों को ही ये पद प्रदान किया जाता था। ये राजकुमारों के लिए संरक्षित पद रहता था। इसके बाद में जिला, इसके बाद में सेकंड स्टेप आता है जिला। जिला को ही कहा गया है विषय, और इसके जो प्रधान होता था उसको कहा गया है विषयपति। जिले जो थे वो तहसील में डिवाइड थे। तहसीलों को कहा गया है विथि। विथि जो है वो पेठ में डिवाइड थी, और पेठ जो है वो ग्राम में डिवाइड थे। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो मानी जाएगी ग्राम। गुप्त काल की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाएगी? ग्राम। ग्राम से ऊपर वापस बात करेंगे, ग्राम से ऊपर पेठ, पेठ से ऊपर विथि, विथि से ऊपर विषय, और विषय से ऊपर अवंती, भुक्ति, देश, आप इसको प्रांत कह सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली। उसके बाद में अपन बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था। उस समय समाज कैसा था, गुप्त काल के समय समाज की क्या स्थिति थी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि चांडालों का उल्लेख। चांडालों का जो उल्लेख है वो सबसे पहले गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, चांडालों का उल्लेख। उसके बाद में गुप्त काल में जो सबसे 4 वर्ग थे, ठीक है, गुप्त काल में भी 4 वर्ग थे, पर उन 4 वर्गों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उच्च स्थान ब्राह्मणों को प्रदान किया गया था। कहा जाता है कि ब्राह्मणों को गुप्तकालीन जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उसमें ऐसा भी लिखा गया है कि ब्राह्मणों को 5 कमरों वाला घर बनाना चाहिए, क्षत्रियों को 4 कमरों वाला, वैश्य को 3 कमरों वाला, और शूद्रों को 2 कमरों वाला मकान बनाना चाहिए। इस प्रकार की स्थितियाँ इस समय पनपी, यानी कि शूद्र जाति को सबसे निम्न जो है वो माना गया, ऐसा भी कहा गया।
गुप्त ग्रंथों में हमें ये जानकारी भी मिलती है कि ब्राह्मणों को ये कहा गया है कि वो संकट काल में भी जो है वो शुद्ध वर्ग से अन्न ग्रहण ना करें। इस प्रकार की स्थितियाँ भी बताई गई है। और ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को तो संकट काल में अन्य व्यवसाय अपनाने का अधिकार दिया गया था, परंतु शूद्र और वैश्यों को ये अधिकार भी नहीं दिया गया था। तो इस तरह से, और ये भी कहा गया है गुप्तकालीन ग्रंथों में कि सभी चारों वर्गों की जो आवास है वो भी अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग जगह पर उनको बसाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो उल्लेख है वो हमें गुप्त काल से प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर ब्राह्मण धर्म को जो है वो बहुत ऊपर स्थान दिया गया। और इसी काल में जो है वो मिश्रित जातियों का उदय हुआ था, क्योंकि उस समय समाज में अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो है वो प्रारंभ हो चुके थे। यानी उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की स्त्री, या फिर उच्च कुल की स्त्री निम्न कुल का पुरुष, जिससे क्या हुआ, मिश्रित जातियों का उद्भव हुआ। जैसे अपन बात कर सकते हैं कायस्थ, ठीक है। इस प्रकार की जातियों का उदय जो है वो भी हमें गुप्त काल से प्राप्त होता है। तो ये गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था की बात हमने की, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा क्या थी? गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी थी। पर्दा प्रथा का उल्लेख हमें गुप्त काल से ही प्राप्त होता है। सती प्रथा और बाल विवाह, ऐसी प्रथाएं भी जो है वो गुप्त काल में प्रारंभ हो चुकी थी। स्त्रियों पर नियंत्रण जो है वो स्थापित किया गया था गुप्त काल की। ये बहुत सारी, मतलब स्त्रियों की जो दशा थी वो और ज़्यादा दयनीय होती गई। गुप्त काल में ये चीज़ें प्रारंभ हुई। उसके बाद में अपन बात करते हैं कृषि और भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था कह दीजिए, करों की व्यवस्था कह दीजिए, कर के क्या क्या नाम थे, किस किस प्रकार के कर लिए जाते थे, कितना कर लिया जाता था, इसकी अपन बात करते हैं। देखिए, एक वर्ड आता है श्रेष्ठी। श्रेष्ठी यानी व्यापारियों का प्रमुख। देखिए, मौर्य काल में व्यापारियों के प्रमुख के लिए वर्ड हमने यूज़ किया था सार्तवाह। वही गुप्त काल में उनके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है श्रेष्ठी। क्या हो रहा है? श्रेष्ठी। और उस समय जो काला धन जो कहा गया था, दूषित धन कह सकते हैं आप, या फिर काला धन, जो ऋण से जो ब्याज प्राप्त किया जाता था उस समय, उसको उस समय काला धन कहा जाता था, या फिर दूषित धन की संज्ञा दी गई थी। किसी को लोन दिया है, उसके बाद उससे ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको उस समय काला धन या दूषित धन की उपमा दी गई थी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि उस समय का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था। पहले तो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र के बाद दूसरी राजधानी जब बनाई गई चंद्रगुप्त के द्वारा, वो उज्जैन को बनाई गई थी। तो गुप्त काल में समय रहते रहते उज्जैन जो है वो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर चुका था। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन था उस समय, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और सुदूर पश्चिम का जो व्यापारिक केंद्र था वो था पैठन। वहाँ पे सुदूर पश्चिम का जो व्यापारिक केंद्र था वो था पैठन था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं कि उस समय भूमि कर क्या था? 1/6। 1/6 जो परसेंट, जो भाग जो देना पड़ता था वो भूमि कर था। उसको कहते थे भाग, यानी लैंड रेवेन्यू जो था उसको उस समय कहा जाता था भाग, ठीक है। 1/6। भोग कर, राजा को प्रतिदिन फल, सब्जियां, फूल वगैरह आदि जो सामान थे वो जब राजा को प्रतिदिन भेंट किए जाते थे उसको कहा गया है भोग। तो यहाँ पे भोग ध्यान रखिएगा। भोग कर क्या है? प्रतिदिन राजाओं को सामान पहुँचाना, मतलब कर के रूप में सामान पहुँचाना। उद्रंग, उद्रंग एक प्रकार का स्थायी कृषक कर था। जो परमानेंट जो फार्मर थे, स्थायी कृषक थे, उनसे जो कर लिया जाता था उसको कहा गया था उद्रंग। और उपरिक, अस्थायी कृषकों से जो कर लेते थे उसको कहा गया है उपरिक। बेगार जो ली जाती थी उसको कहा गया है विष्टि। क्या कहा गया है? विष्टि। और स्वैच्छिक कर जो दिया जाता था उसको कहा गया है बलि। चुंगी कर, टोल टैक्स, उसको कहा गया है शुल्क। चुंगी कर को क्या कहा गया है? शुल्क। और अवलगत यानी युद्ध अभियान, जब भी सेनाएं जब युद्ध अभियान के लिए जाती थी, जब वो जहाँ पर रुकती थी, तब उस पास के गांव से जो भी खाने के लिए कर लिया जाता था उसको कहा गया है अवलगत। अवलगत उसको कहा गया है। तो यह तक बात हमने गुप्त काल के व्यवस्थाओं के बारे में, सामाजिक व्यवस्थाएं, स्त्रियों की दशा आदि बात की। अब चलिए, अब अपन बात करते हैं कि गुप्त काल में जो हमें चित्रकला के जो नमूने प्राप्त हुए हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हमें प्राप्त हुए हैं अजंता, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जिले में है, बाधोरा नदी के किनारे। बाधोरा नदी के किनारे पर हमें गुफाएं प्राप्त हुई है घोड़े के नाल के आकार की,
ठीक है। अजंता स्थान होने के कारण उसका नाम भी, गुफाओं का नाम भी क्या पड़ चुका है, अजंता, जिनको 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, अजंता की गुफाओं को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी सर्वप्रथम खोज 1819 में की गई, सर्वप्रथम खोज की गई, कुछ सैनिकों के द्वारा इसकी खोज की गई, और 1824 में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने इनको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो अलेक्जेंडर का नाम यहाँ पे आता है 1824 में। अब देखिए, अब यहाँ पे गुफाओं के बारे में जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उनकी अपन बात करते हैं। कुल मिलाकर हमारे वीडियोस का उद्देश्य ही केवल यही है कि हम आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ही लेकर चलें। ज़्यादा हम कंटेंट नहीं लाएंगे, क्योंकि इतना कंटेंट लाने का मतलब है कि इतना कंटेंट अक्सर परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो जिस तरह से जो पूछे जाते हैं प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए वो ही हम मैटर जो है वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं, 29 टोटल गुफाएं हैं वहाँ पर केवल 6 गुफाएं जो है उन्हीं में से हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वही ओपन है या फिर एकदम सुरक्षित है, 6 ओनली। ठीक है, देखो गुफा संख्या 16 की बात करें तो यहाँ पे मरणासन राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है। मरणासन राजकुमारी का चित्र जो प्राप्त होता है वो गुफा है, गुफा नंबर 16, इंपॉर्टेंट है ये। गुफा नंबर 17 को कहा गया है चित्रशाला, क्योंकि इसमें चित्रों की भरमार है। ठीक है, एक माता और शिशु का चित्र भी जो है वो हमें गुफा संख्या 17 से प्राप्त होता है। बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, बुद्ध से संबंधित जो चित्र हैं वो भी हमें गुफा संख्या 17 से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको कहा गया है चित्रशाला। गुफा संख्या 9 ये सबसे प्राचीन है। 9 और 10 जो है ये दोनों ही सबसे प्राचीन है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की गुफाएं हैं। तो अगर पूछे कि सबसे प्राचीन कौन सी है तो 9वीं और 10वीं। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1 में क्या है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का सुंदर चित्र बना हुआ है। बुद्ध द्वारा कामदेव का दमन जो है वो भी हमें गुफा संख्या 1 के माध्यम से प्राप्त होता है। गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 2 में क्या है, गुफा संख्या 2 में फारस के राजदूत का चित्र है। ये देखिए दोनों में से प्राप्त होता है, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। गुप्तकालीन गुफाएं केवल 3 मानी गई है, 16, 17 और 19। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से जो हमें ये जो गुफाएं हैं टोटल जो 6 जो सुरक्षित गुफाएं हैं इनमें से गुप्त काल की कौन कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा 16, 17 और 19 ही गुप्तकालीन है। ये इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अब एक और गुफाएं आती है जिनका नाम है बाघ गुफा। ठीक है, बाघ की गुफाएं, जो कि अपने मध्य प्रदेश के धार जो जिला है उससे 97 किलोमीटर दूर ग्वालियर के पास में है। वहाँ पर कितनी गुफाएं हैं, कुल 9 गुफाएं हैं, 9, जिनकी खोज 1818 में डेजर फील्ड के द्वारा की गई थी। देखिए गुफा संख्या 4 व 5 में क्या है, ये सुरक्षित है, ओनली 4 व 5 सुरक्षित है। संगीत युक्त नृत्य अभिनय चित्र यहाँ पे बने हुए हैं। संगीत नृत्यमय नृत्य करते हुए जो चित्र बने हुए हैं वो गुफा कौन सी है, 4 व 5। गुफा संख्या 2 को पांडवों की गुफा कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या 3 को हाथियों की गुफा कहा गया है, और गुफा संख्या 4 और 5 को रंगमहल कहा गया है। तो इस तरह हमने चित्रकला की जो मेन जो बातें थी वो हमने की है। तो इसी तरह से हम आगे की वीडियो में गुप्तकालीन साहित्य की बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे और ग्रंथों की बात करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।